होंगी। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। इस बजट से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आपकी जीवन में क्या बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आएगा, इसे आसान भाषा में समझाने के लिए हमारे साथ तमाम जो एक्सपर्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। अंकुर चौधरी जी हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल सुधाकर जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। राजेश्वर पिलोनी हैं, अर्थशास्त्री। प्रदीप शेट्टी हैं, उपाध्यक्ष FHRAI। रुचिका भगत हैं, टैक्स एक्सपर्ट। पवन कुमार हैं, बिजनेस जर्नलिस्ट। सबसे पहले रुचिका, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि टैक्स एक्सपर्ट और टैक्स की बहुत चर्चा हो रही है और यह हर साल चर्चा होती है। हर साल चर्चा तो होती है लेकिन उम्मीद पूरी नहीं होती। इस बार उम्मीद पूरी होगी? देखिए, जब भी बजट आता है तो सबका पहला नजरिया ये होता है कि हमें क्या मिलेगा। तो सबकी एक्सपेक्टेशन जो है, खासकर टैक्स पेयर की एक्सपेक्टेशन जो है, वो बजट के साथ जुड़ी होती है। और कुछ ना कुछ सरकार हर बार देती ही रहती है। लेट्स होप इस बार ये सरकार जो है वो जो एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंदर कुछ इजाफा करेगी। और एग्जेम्पशन लिमिट अगर हमारी बढ़ती है, जैसे कि आपने खुद ही कहा कि 10 लाख तक की उम्मीद है हमारी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने की, तो एग्जेम्पशन लिमिट अगर मेरी बढ़ती है तो इन हैंड जो टैक्स पेयर के हाथ में पैसा है वो बचेगा और अल्टीमेटली उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो देखते हैं, शायद इस बार ये उम्मीद पूरी है कि सरकार कुछ इसके अंदर रिलीफ लेके आएगी, क्योंकि 2020 में हमारी जब टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट थी वो बढ़ी थी। इसके बाद अब 2025 में है हम, तो उम्मीद करते हैं इस बार जरूर बढ़ेगी। बिल्कुल, और ये उम्मीद की जा सकती है। और 10 लाख तक की बताई जा रही है कि आमदनी जो है टैक्स फ्री हो सकती है। उम्मीद पूरी होगी कि नहीं, ये बस कुछ देर का इंतजार। और अंकुर जी, यहाँ उम्मीदें पेट्रोल डीजल को लेकर भी है। क्या एक्साइज ड्यूटी घटाई जा सकती है? ये भी बहुत दिनों से, बहुत अरसे से ये मांग हो रही है कि साहब पेट्रोल डीजल की कीमतें एक जगह पर स्थिर हैं, अब उससे थोड़ी राहत दीजिए। देखिए सुमित जी, पेट्रोल डीजल और जीएसटी मुझे नहीं लगता कि वो बजट के पार्ट होंगे। मुझे लगता है कि जीएसटी की जो बैठक होती हैं, जो बजट के बियॉन्ड होती हैं, पेट्रोल और डीजल में स्टेट का बहुत बड़ा से है। बिकॉज स्टेट रेवेन्यू, पेट्रोल, डीजल इन पे डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता कि बजट में पेट्रोल और डीजल पे निर्मला जी कोई ख़ास फोकस करने वाली हैं, क्योंकि जीएसटी की जो कंसोर्टियम है जिसमें स्टेट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, पेट्रोल और डीजल उसमें आ सकता है। हाँ, ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक आम आदमी के हाथ में कुछ पैसा बचे, इस पे निर्मला जी कुछ कर सकती हैं, उसमें कुछ रिबेट्स दे सकती हैं। और जैसा अभी आपने कहा कि 10 लाख तक का जो छूट है जो आम आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है वो कर सकती हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर और ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर, ये तीनों जो एरिया हैं, इसमें निर्मला जी को एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ ऐलान जरूर करना चाहिए, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये उम्मीद इसलिए भी है, मैं राजेश्वर जी आपसे सवाल, ये उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो एक हिंट माना जा रहा है कि माँ लक्ष्मी की कृपा गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर बनी रहे। तो ये बजट गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए। और पेट्रोल डीजल की हमने ये बात इसलिए भी की कि CIA ने भी सिफारिश की है कि एक्साइज ड्यूटी घटाई जानी चाहिए। देखिए, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि पेट्रोल और डीजल कहीं ना कहीं से उसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक इन्वॉल्व है। तो उस पर एक्साइज कम करने का मतलब, या सेंट्रल एक्साइज कम करने की बात करते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि, मुझे भी कोई चांसेज उसमें लगते नहीं कि उसमें कम किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो इन्फ्लो है उसको, उस इन्फ्लो से जो टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो मीट आउट करना, और स्टेट की जो रेवेन्यू जो मीट आउट करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिडिल क्लास के लिए, तो जैसे अभी हमारी टैक्स एक्सपर्ट जी भी बोल रही थी कि चांसेज है कि स्लैब रेट में कुछ छूट मिलेगी। और मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के लिए एक स्लैब रेट हुआ। एक उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर जो बुजुर्ग हैं उनके लिए फ्री रहेगी, आयुष्मान योजना के अंदर कवर्ड होंगे जो हेल्थ स्कीमें हैं। और कुछ स्कीमें जो है यूथ के लिए भी लेकर के आएंगे, जो मिडिल क्लास को कहीं ना कहीं से करेगा। सिंपल सी बात, अगर आप सिर्फ टैक्स बेनिफिट की कर रहे हैं तो मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट होगा। लेकिन साथ ही साथ लगातार गवर्नमेंट की कोशिश है, अब पिछले कई बजट देख लीजिए, कि न्यू रेजिम ऑफ टैक्स में ले जाना चाहती हैं। तो जो सेविंग की जो स्कीमें हैं उसमें कोई, जैसा माना जा रहा है कि शायद
लिमिट जो 80 में बढ़ा दी जाएगी, कोई कहता है 3 लाख की बढ़ जाएगी, कोई कहता है 3.5 लाख की। मुझे उस पर उम्मीद थोड़ा कम लगती है। आप कह रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी सैलरी नहीं हो सकती? नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग चीज़ है, सैलरीड पर्सनस के लिए उसमें मुझे लगता है रिलीफ मिलेगा। हाँ, 80C के तहत जो राहत की उम्मीद है वो आप कह रहे हैं कि नहीं, इसमें नहीं है, चांसेस कम है। तो ये नया टैक्स स्लैब जो होगा, आप ये मानकर चल रहे हैं कि 10 लाख 10 लाख होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो करंट, अगर हम सब चीज़ों को करें, अगर हम कहें कि जो जिस ढंग से इन्फ्लेशन है, जिस ढंग से और चीज़ें हैं, उन सबको मीट आउट करने की, और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी ऊपर है उसको कहीं ना कहीं से मीट आउट करने के लिए 10 लाख का होना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री उस पर इंडिकेट भी कर रहे हैं कि जिससे अधिक से अधिक लोग टैक्स पेयर के नेट में आए, टैक्स पेयर की मतलब टैक्स नेट में आ जाएं और दिखलाई भी देने लग जाए कि उनकी क्या क्या इनकम है। तो मुझे लगता है कि वो 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। ठीक है पवन जी, एक आसान भाषा में अगर हम समझने की कोशिश करें, बतौर बिजनेस जर्नलिस्ट, आप आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्री ने कल रखा और आज जो बजट पेश होगा, हम किस दिशा में देश को जाता हुआ देख रहे हैं, और उस दिशा में क्या एक समावेशी विकास की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सभी वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, किसान हो, क्योंकि हमें 8% विकास दर भी ले जाना है, तो बुनियादी ढांचों पर भी हमें खर्च करना है, और खर्च करने के लिए फिर पैसे भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें सब्सिडी भी देनी है, हमें राहत भी देनी है, हमें किसानों को पैसे भी देने हैं। देखिए, क्या है कि बजट को समझने से पहले आपको, जैसे हम एक सवाल मान के चलते हैं कि इसमें सरकार के पास निर्मला सीतारमण क्या करने जा रही हैं, वो उससे ज़्यादा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आपको 2.5 इश्यूज़ पे बात करने पड़ेंगे। एक तो सरकार के पास स्कोप क्या है, उसको 1 नंबर दीजिए, 2 नंबर दीजिए आपकी सरकार के पास चैलेंजेस क्या हैं, और एक आधा नंबर आप दे सकते हैं सरकार के इंटेंशन को। इंटेंशन अगर फुल नहीं हो, अगर हाफ भी इंटेंशन अगर सरकार का है कि हमें ये सब करना है, तो काम हो जाएगा। आपके पास सरकार के पास स्कोप क्या है? सरकार के पास स्कोप है कि आपको वेलफेयर पे खर्च करना है। सरकार के पास स्कोप है कि हमें एक एक जो इस देश की जनता है उस तक रीच आउट करना है। सरकार के पास चैलेंजेस क्या क्या हैं? सरकार के पास चैलेंजेस क्या है? आपके पास फाइनेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। आप देख रहे हैं पिछले 6-7 महीने से जो अभी ग्रोथ खराब हुआ, उसके बाद सरकार के पास इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं, तो इन्फ्लेशन तो चलिए खैर अब डाउन की तरफ है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि शायद इन्फ्लेशन यहाँ से थोड़ा सा और डाउन जाएगा तो काम हो जाना चाहिए। लेकिन ग्रोथ रेट जो खराब हुआ पड़ा है, जो आप देख रहे हैं, घर में सेल्स खराब हैं, रूरल एरियाज़ को छोड़ देंगे, कुछ सेलेक्टेड एरियाज़ में रूरल में भी स्ट्रेस्ड है, लेकिन अर्बन एरियाज़ में आप देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेस्ड है। तो ये सब अभी सरकार के पास फिलहाल, ये सब बता रहा हूँ मैं आपको जो शॉर्ट टर्म में है। लॉन्ग टर्म में चीज़ें तब होंगी जब आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करेंगे। देखिए, इस देश में जब बजट पे हम बात करते हैं ना, तो हम टैक्सेस पे बात करके रह जाते हैं, हम रियायत पे बात करके रह जाते हैं। जब तक आप S&P का भी अगर आप लीजिए, चलिए हम 2047 की बात नहीं भी करते हैं, तो हम S&P का एक रिपोर्ट आपको बताते हैं कि वो 2030 तक अगर हम 6.8 से नहीं अगर ग्रोथ करेंगे तो शायद हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं बन पाएंगे। अगर वहां तक भी आपको पहुंचना है तो 6.8 आपको ऑन एन एवरेज करना चाहिए। तो जो अभी जो जीडीपी की जो स्थिति है उसमें आप देख ही रहे हैं कि हम कहां पे हैं, और अभी वो खत्म नहीं हुआ है। मुझे डर इस बात का है कि अगर जो इस बार 6.4 है हमारा इस बार का टारगेट, जो आरबीआई का डेटा है वो कहता है, तो वो कहीं उससे नीचे उतर के कहीं वो 6 तक ना पहुंच जाए, अगर फाइनल जो जीडीपी के फिगर हमारे पास आते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये सब सरकार के चैलेंजेस हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि हम ये सब बेबी स्टेप्स लेके इकोनॉमी को 8% पे ले जाएंगे, देखिए ऐसा सुमित, ऐसा होता नहीं है। हमें मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं 27-28 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ। तो हम जैसे 91 में जैसे कुछ कर पाए थे, सरकार के पास पिछले 5 साल से स्कोप था, लेकिन स्कोप के से खाली नहीं होता, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे। तो सरकार ने जो ईमानदारी और जो जिस हिम्मत के साथ उस 5 साल में काम किए, मतलब मोदी 1 में, वही मेरे ख्याल से अब उनको दिखाने की जरूरत है, तभी वो 8% पे हम जा पाएंगे, नहीं तो हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि मोदी 3.0 में ये भी तो है कि गठबंधन की कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं। मोदी 1.0 की आपने जो बात की, ज़रूर
अब एक बहुमत और पूर्ण बहुमत, और फिर मोदी 2.0 में भी पूर्ण बहुमत। लेकिन यहाँ पर ज़रूर गठबंधन की कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, सुझाव चूँकि लिए जा सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन चूँकि अलग अलग सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डिफेंस सेक्टर भी एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। मेजर जनरल सुधाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी, डिफेंस सेक्टर के लिए क्या उम्मीद, चूँकि यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि जो टोटल जीडीपी का है उसका मांग तो यहाँ तक है कि 3% तक बजट हो, रक्षा बजट। चूँकि हम अब हथियारों को आयात करने के बजाय यहीं पर निर्माण कर रहे हैं, यहीं बना रहे हैं, और यहाँ तक कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सुमित, तहे दिल से धन्यवाद, आपने मुझे आपके प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया। मेरे जो को पैनलिस्ट हैं, डिस्टिंग्विश्ड एंड एस्टीम्ड को पैनलिस्ट, उनको शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल की जवाब देने से पहले मैं, अगर आपकी इजाज़त हो, मैं एक बहुत बुनियादी चीज़ मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। 20 साल पहले भारत सरकार ने ये डिसाइड किया था कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में जो अंतर होता है उसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इसको किसी भी हालत में डबल डाउन करके 3% तक लाने की कोशिश किया जाएगा। 20 साल पहले की ये कमिटमेंट है। कोविड के टाइम में या कोविड के बाद फिस्कल डेफिसिट 9.2 या 9.4% अप्रोक्सीमेटली हो गया था, एंड उसके 1-2 साल के बाद ये 4.5 जो ओपन मीडिया में मिल रहा है, 4.5 4.8% की ये जगह जगह मिलते रहते हैं जी। अभी भी हम 3% तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। इकोनॉमी को अगर गैलप करना चाहते हैं, 8% आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ये मेरे विचार के मुताबिक ये बहुत एक बुनियादी चीज अचीव करना निहायत आवश्यक है। आ जाइए अभी आपका सवाल जो है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर आमतौर पे आम आदमी जब भी बात करता है बोलता है कि 2%, 3%, 2.9% ऑफ जीडीपी। मैं एक स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स में मैं थीसिस लिखा हूँ और मेरा एमफिल भी है। जगह जगह मैं लेक्चर देते रहता हूँ। ये गलत तरीका है। जीडीपी के बेसिस पे अगर उसको इंडिकेट करते हैं, कभी भी आपको सही परसेंटेज नहीं मिलेगा। जी। सही परसेंटेज मिलता है जो सरकार का सेंट्रल गवर्नमेंट एनुअल एक्सपेंडिचर होता है, उसका एक मेरे को इजाजत है तो मैं बताना चाहता हूं। 2012-13 से लेके 2023-24 तक अगर आप कंपेयर करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज 2012-13 में 16.4% हुआ करता था, आज के दिन में ये कम हो के 12.09 या 12 प्लस कुछ परसेंटेज हो गया है। इसका मतलब यह है कि डिफेंस का जब सिक्योरिटी की जो वातावरण है, ठीक है, आप सबको मालूम है। जनरल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, चूंकि एक ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ये आपकी जो पूरी बात है मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, और इस पूरी बात को हम ब्रेक के बाद सुनेंगे। एक ब्रेक लेना पड़ेगा, और ब्रेक के बाद भी तमाम जो मेहमान हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इस बजट के बारे में एक आसान भाषा में समझाएंगे कि इस बजट से आप जो उम्मीद लगा बैठे हैं उस उम्मीद को कहां तक पूरी वो उम्मीदें हो सकती हैं और कितना असर आपकी जेब पर पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक।